नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस एपिसोड। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये साल 2024 का आखिरी दिन है और जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक नए साल के दैट इज 2025 के कुछ दिन बीत चुके होंगे। मैंने जब आप लोगों से वीडियो के द्वारा इंटरेक्शन शुरू किया था दैट वाज इन द मंथ ऑफ फरवरी 2024 और अब ऑलमोस्ट एक साल हो गया है। इस बीच में हमने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी पॉजिटिव बातें की हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां हमें और सुधार की आवश्यकता है वो भी की हैं, एक दूसरे से सीखा है। लेकिन मैं चाहता हूं आज के जब हम इस साल को विदाई दे रहे हैं और नए साल में प्रवेश कर रहे हैं बड़ी उत्साह के साथ, और वो उत्साह और एनर्जी, वो जोश, वो हमारे साथ आगे बढ़ेगा अगर हम अपने पास्ट की कुछ अच्छी चीज़ों को भी याद करेंगे। क्योंकि कई बार ये होता है, कहा जाता है कि जो हम अचीव नहीं कर पाए उस पर हम ज़्यादा ध्यान दें। वो ठीक है, जो अचीव नहीं कर पाए उस पर भी हमें ध्यान देना है, लेकिन जो अचीव कर पाए उसको भी हमें इग्नोर नहीं करना है। भारतीय सरकार के द्वारा एजुकेशन फील्ड में काफ़ी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश हो रही है और चूंकि हमारा एक सिस्टम सरकार का इस तरह का है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो केंद्र अगर प्रपोज करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उसको कितना इम्प्लीमेंट करें, किस तरह से इम्प्लीमेंट करें। ये फ्रीडम हमारे यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है और इसका बड़ा प्लस पॉइंट भी है। और कई बार जो चीज़ होनी चाहिए वो थोड़ा सा डिले हो जाती है, परंतु उसके बावजूद भी कुल मिलाकर के जो NEP 2020 में प्रपोज हुई उसका काफ़ी काम उसमें आगे बढ़ा है। देश इतना बड़ा है, काम इतना बड़ा है, तो जो काम होता है वो कई बार नज़र नहीं आता। सो मेरे को लगा कि मैं आप लोगों से दो चार चीज़ें शेयर करूं, उनमें से जो मुझे बड़ी अपील करती हैं कि एक जो खास डिफरेंस मैंने देखा है जो आया है पॉजिटिव के लिए, कि जो हमारे स्किल बेस्ड सब्जेक्ट होते थे या स्किल बेस्ड लर्निंग जिनको एक अलग माना जाता था, एक किसी पर्टिकुलर अलग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए माना जाता था, उसको बड़े अच्छी तरीके से समायोजित कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है विद आवर मेन स्ट्रीम करिकुलम। सो देयर सीम्स टू बी नो difference now between skill based learning and the so called mainstream curriculum. It has become almost one, which is very good for our children, which is very good for the nation and the society at large. काफ़ी स्टेट्स इसके ऊपर काम कर रही हैं और जो बाकी स्टेट्स अभी तक इनिशिएटिव नहीं ले पाई हैं वो भी इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि निपुण भारत मिशन जो है इसको बड़ा ही आगे बढ़ाया जाएगा। और निपुण भारत जो मिशन है वो बेसिकली निपुण स्टैंड्स फॉर द नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। एंड एज पर NEP ग्रेड 3 तक हमारा जो प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड न्यूमरेसी, जो हम फाउंडेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। और there are states which are trying to complete or achieve this mission by 2026-27, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, वेस्ट बंगाल भी है, बिहार भी है, हरियाणा भी है, असम भी है और बाकी स्टेट्स भी इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। तो ये जो निपुण भारत मिशन है ये एक इतना इम्पोर्टेंट मिशन है कि अगर हमारे बेसिक्स जो हमारे फाउंडेशनल स्टेज हमारे स्टूडेंट्स की है, अगर वहाँ पर लिंग्विस्टिक्स एंड अर्थमेटिक का और खासकर जो हमारा न्यूमरेसी वाला पोर्शन है अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो लेटर स्टेज पे ये इतना अच्छा स्टूडेंट्स के लिए और सबके लिए रहेगा कि हम लोग बहुत आगे इस फील्ड में बढ़ सकते हैं। क्योंकि चाहे लैंग्वेजेस हों, चाहे साइंस और मैथमेटिक्स हो, भारतीय स्टूडेंट्स हमेशा बहुत अच्छा करते रहे हैं। में देखिए, माना ये जाता है कि मानसिक जो डेवलपमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट ये बिना फिजिकल डेवलपमेंट के नहीं पॉसिबल है। तो जो सरकार ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, भारतीय खेल इनिशिएटिव। ना, भारतीय खेल इनिशिएटिव क्या है, इसमें हमारे जो अपने जिनको हम देसी गेम्स कहें, देसी खेल कहें, जो हमारे इंडियन ओरिजिन के खेल हैं, उनको 75 गेम्स को इन्होंने इंक्लूड किया सरकार ने। और एक इसके ऊपर हर साल कुछ गेम्स को प्रमोट किया जाएगा और स्कूलों में उन गेम्स को खेलने के लिए प्रेरित किया जाएगा कि भाई ये गेम्स खेलिए। जैसे अभी तक कबड्डी हो गया है, खो खो हो गया है, गिल्ली डंडा हो गया है,
पिट्ठू एक आया है, लांगड़ी एक गेम आया है, एक चील झपट्टा गेम्स है। मतलब आप 75 गेम्स जो पढ़िए, जो हमारे पूरे भारत के डिफरेंट रीजन्स में, गांवों में या शहरों में भी कुछ हद तक जो कस्बे हमारे होते हैं उनके अंदर खेले जाते हैं, उन गेम्स को भारतीय खेल इनिशिएटिव के रूप में लिया है। ये अफोर्डेबल गेम्स होंगे और हमारे वहीं के लोकल गेम्स होने की वजह से हमारा कोई खर्चा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं होगा और बच्चे इसको बड़े आसानी के साथ सीख पाएंगे। तो देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट बच्चों का बड़ी आसानी के साथ होगा। यही नहीं कि सिर्फ क्रिकेट खेलो या फुटबॉल खेलो, वो भी गेम्स हैं, बट जो हमारे भारतीय खेल हैं, जो 75 भारतीय खेल उन्होंने लिए हैं, और हो सकता है आने वाले समय में सरकार इनकी संख्या बढ़ाए। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर कमिंग बैक टू आवर रूट्स एंड learning those games which were so easy to develop and so easy to play without much of a कोर्स। इसके बाद में जो एक सरकार ने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि यूजीसी इसके ऊपर काम कर रही है, ऑलमोस्ट फाइनल ड्राफ्ट आ गया है कि भाई जो फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमारे यहाँ पर अपने कैंपस सेटअप कर सकते हैं। उसके लिए गाइडलाइंस बन गई हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन तो जो मुझे याद आती है वो है कि वो दीज इंस्टीट्यूट शुड बी इन द टॉप 500 इंस्टीट्यूट्स, ईदर एज ए यूनिवर्सिटी और दैट इंस्टीट्यूट, और in a particular subject they should be in top 500, they would be able to open campus in our country. So what would be the advantage? जो बच्चे हमारे बाहर जाकर के बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता होता, वो नहीं कर पाते थे, तो वो यहीं पर उस क्वालिटी एजुकेशन को ले पाएंगे। और जो हमारे ऑलरेडी हमारे देश में भी बहुत अच्छे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वो उनके साथ कॉम्पीट कर पाएंगे और बेटर कर पाएंगे, क्योंकि जब कॉम्पिटिशन होता है तो हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, तो नेचुरली बेस्ट कम्स आउट ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, तो वो हो पाएगा। एक साथ में और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। Now, PM Vidya Lakshmi scheme is a kind of loan which is at a very low interest rate for those students who are otherwise not able to go because of lack of funds. Economic condition parent की उतनी अच्छी नहीं है कि वो उतना खर्चा बच्चे के ऊपर कर पाए, तो ये PM विद्या लक्ष्मी स्कीम एक बड़ा अच्छा काम ये हुआ है सरकार के द्वारा। और इसमें क्या करीब 860 यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं कि अगर आपका एडमिशन इनके अंदर होता है तो आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा और आप उसको आराम से फिर जब आप अपना काम करने लगेंगे, सीख जाएंगे, कुछ अर्न करना शुरू करेंगे, तो आप उसको लोन को लौटा सकते हैं। उसके बाद में कुछ देखिए, पीएम श्री स्कूल्स आपने पढ़े होंगे, जब भी आप देश में कहीं इधर से उधर जाएंगे तो आपको लिखा हुआ पीएम श्री स्कूल्स। तो ये क्वालिटी स्कूल्स हैं जिनकी क्वालिटी पे बहुत इंप्रूवमेंट है। इन स्कूल्स को एक तरह से फोकस किया गया है कि अलोंग विद क्वांटिटी, that number of children going to study in that school, that number is very important, but then what kind of education they are getting, what kind of overall development of the children is taking place, that is also very very important. तो ये schools सरकार ने इनके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया है। उसके बाद में डिजिटल लर्निंग के ऊपर काफ़ी, because digital learning is very very important in today's time and we have to take advantage of the technology. हमेशा इसकी बुराई करते रहने से काम नहीं होगा, ये हमें बहुत ज़्यादा इसमें AI बेस्ड है, डेटा साइंस है, तो इसके ऊपर भी सरकार काफ़ी काम कर रही है। और जो स्कूल्स दूर हैं, जहां कई बार अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता या जहां पर अच्छे अध्यापक नहीं पहुंच पाते, टीचर नहीं पहुंच पाते, तो इन AI टूल्स के हेल्प से वहां भी एक क्वालिटी एजुकेशन हम पहुंचा पा रहे हैं। काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है। इसके अंदर भी देखिए खर्चा तो डेफिनेटली आता है, बट उसके बाद भी सरकार इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है। और बहुत रिसेंटली आपने देखा होगा एक इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लिया है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट इसको पहले ही कर चुके थे कि 2009 का जो हमारा RTE एक्ट था उसके अंदर नो डिटेंशन पॉलिसी थी। तो कुछ सरकारों ने पहले ही, क्योंकि इससे क्या हुआ कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे थोड़ा सा लोगों को लगा कि फ़र्क पड़ रहा है, और जो बच्चे फिर 9th 10th में स्टैंडर्ड में आते हैं या 11th 12th में आते हैं उनको थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि जो बेस है उनका कमज़ोर हो गया होता है। तो अभी बहुत रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस बात को मान लिया है कि क्लासेस 5 and 8 में नो डिटेंशन पॉलिसी लागू नहीं हुई, उसको वहाँ से हटाया जा रहा है। और 2 महीने बाद एक एनुअल एग्जामिनेशन जब बच्चों का होगा, उसके 2 महीने बाद वापस बच्चों का टेस्ट होगा, और अगर उसमें बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं तो नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे, परंतु अगर वो नहीं पास कर पाते हैं तो उनको उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। ये सिर्फ 2 क्लासेस में किया है, 5th और
8th में, बाकी क्लासेस में ऐसे ही चलेगा जो कि नो डिटेंशन पॉलिसी चल रही थी। अब इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही थी और मैं अब जो आगे का टॉपिक है इसी पे मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। मैंने कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, मेरी अपनी खुद की भी इसके प्रति एक सोच थी कि हमारी ये जिम्मेवारी है, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि हम बच्चों को एजुकेशन दें, और सिर्फ एजुकेशन ना दें, उनको क्वालिटी एजुकेशन दें। और जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे तब तक इस एजुकेशन का कोई बहुत ज़्यादा मतलब निकल नहीं पाता है। तो कुछ लोगों का कहना ये है, मैंने अखबार में कुछ दिन पहले पढ़ा कि भाई इससे बड़ा नुकसान होगा जो बच्चे खासकर गरीब हैं या गांव के बच्चे हैं, वो थोड़ा पिछड़ जाएंगे इसमें। देखिए, फेल या जो पास है, और उसमें एक ये कहा जाता है कि फेल जो शब्द एक तरह से यूज़ किया जाता है बच्चों के लिए, बड़ा ही नुकसानदायक होता है। देखिए, ज़िंदगी में ये जो फेल शब्द नेगेटिव बनाया, मैंने इसमें पहले भी आप लोगों से बात की है कि फेल शब्द को इतना नेगेटिव बनाया किसने? ये बच्चों ने तो नहीं बनाया, बच्चों को तो फर्क नहीं पड़ता। बच्चे तो देखिए गेम्स खेलते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चे खेल रहे हैं, कई बार हार जाते हैं, कई बार जीत जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो हार गए तो थोड़ा मेहनत करते हैं, अगले दिन मैं और बेहतर खेलूंगा और जीत जाऊंगा, लेकिन कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होते थे। लेकिन अब चूंकि हम बड़े लोगों ने शायद इस फेल शब्द को, जब भी बच्चा कुछ अच्छा नहीं कर पाता है या पिछड़ जाता है, तो हम उसको कुछ कुछ कहने लगते हैं या उसको थोड़ा मतलब डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। तो बच्चों को फिर लगने लगा कि फेल होना तो बहुत ही मतलब बहुत ही गलत बात है, इससे खराब तो कुछ हो ही नहीं सकता। जबकि ऐसा नहीं है। हर जगह ये कहा जाता है, फेलियर टीच यू मोर देन योर सक्सेसेस वुड एवर डू इट। बिकॉज आपको बहुत सारी चीजें सीख मिलती है उसमें कि यहाँ पे हम और इसको बेहतर कर सकते थे। और ये बिल्कुल सही है, जब आप फाइनली एक किसी जिंदगी के इम्तिहान में जाएंगे तब तक आप इतना कुछ सीख चुके होंगे अपनी फेलियर से कि हम एक तरफ तो अब्राहम लिंकन साहब का उदाहरण सब बच्चों को देते हैं, और दूसरी तरफ फेलियर को हमने ऐसा बना दिया कि नहीं, अगर बच्चा फेल हो गया तो पता नहीं बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। नहीं, बच्चे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा until and unless we adult start believing in their potential, even if they are not get promoted from one class to another class। अगर ये नहीं होता, बट अगर हमें ये उम्मीद है कि हमारा बच्चा मेहनत करेगा, उसके मेहनत करके पोटेंशियल उसके अंदर है, हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल है। किसी ने दिया इसमें लॉजिक के भाई साहब, जब बच्चा फेल हो जाएगा तो उसको, जो गरीब घर के बच्चे हैं उनको उनके पेरेंट्स निकाल लेंगे, तो जो मिड डे मील बच्चों को मिलता था वो उससे भी डिप्राइव हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमें बहुत क्लियर कट इस बात को समझना है कि व्हाट इज आवर फोकस। इज इट द एजुकेशन द फोकस और द मिड डे मील इज द फोकस? So if it is the midday meal which is the focus, then the quality of education will really suffer। तो आपको अगर लगता है कि बच्चा खाना नहीं यहाँ पे आ पा रहा है और उसको हम मिड डे मील, तो वी कैन अरेंज, बिकॉज सरकार तो अदरवाइज भी बहुत सारे लोगों को सब्सिडाइज रेट पे खाना भी दे रही है, अनाज भी दे रही है। तो हम उन बच्चों को, अदरवाइज फूड सिक्योरिटी का बिल अलग है, उसको हम अलग रख दें, एजुकेशन का बिल अलग है, उसको अलग रख लें। तो एजुकेशन की जब बात आती है तो एजुकेशन को हम फोकस करें। ऑफ कोर्स जब बच्चे आते हैं तो नेचुरली उनको अच्छा खाना भी मिल जाता है। मैंने तो अगर मैं अपने प्रदेश की बात करूं जहां मैं रहता राजस्थान की, तो आंगनबाड़ी के थ्रू जो बच्चों की देखभाल हो रही है, जिस तरह का फूड बच्चों को सरकार प्रोवाइड कर रही है, मेरे लिए तो बड़ा अमेजिंग था जब मैंने किसी से ये सुना और उसके बारे में पढ़ा। ये चीज़ें हमें कई बार पता नहीं होती हैं। तो खाना तो बच्चों को, न्यूट्रिशियस फूड तो बच्चों को वहां भी मिल रहा है, वो आ जाएं उधर आंगनबाड़ी में, जिन बच्चों को नहीं वो मेन स्ट्रीम में पढ़ पा रहे हैं। हालांकि मेन स्ट्रीम स्कूल्स उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल होने चाहिए। आप जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे खर्चा करें। और अभी जब मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के खर्चे पे बात करता हूं तो बहुत ही ताज़ा एक रिपोर्ट है कि हमारे देश में, बावजूद इसके कि बहुत सारे कमीशंस ने इस बात को कहा कि द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन शुड बी नॉट लेस देन 6% ऑफ आवर जीडीपी, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये हम कभी अचीव नहीं कर पाए। इंडिपेंडेंस के बाद से लगाकर 1947 से आज तक जीडीपी का 6% तो कभी खर्च हुआ ही नहीं है। कोठारी कमीशन ने भी कहा 64-66 के दौरान में, जब कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, बाद में यशपाल कमेटी ने भी रिपोर्ट दी, बाकी कमीशन में भी ये बात आई है कि भैया आप इसके ऊपर खर्चा बढ़ाइए। अभी देखें पिछले सालों का जो खर्चा है सरकार का एजुकेशन के ऊपर, उसमें 2.9% परहैप्स इज द हाईएस्ट। जबकि जो स्वीडन वगैरह जो बड़े कंट्रीज हैं, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप चाइना चले जाएं, आप यूएस चले जाएं, आप यूरोपियन कंट्रीज चले जाएं, वहां पर 4-5% से तो ज़्यादा हर एक देश के अंदर है। तो और आपको अगर अपने देश को, मैं फिर एक बात कहूँगा, क्योंकि हम 2025 में एंटर कर रहे हैं, तो अपने देश को अगर 2047 तक विकसित देश बनाना है तो एजुकेशन पे तो आपको और खर्चा करना ही पड़ेगा। तो मेरी सलाह सरकार को ये है कि अपने बच्चों को जो ये पॉलिसी लाएं
ठीक है, इसको लागू करें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी एजुकेशन के ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए जितना ध्यान देना चाहिए, उससे ढीले पड़ जाएं कि बच्चे अब फेल होने के डर से पढ़ लेंगे, खुद पढ़ लेंगे ना, उससे काम नहीं चलेगा। हमें उनको वो सारी सुविधाएं, हमको वो सारी क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी स्टेप्स हमें लेने हैं वो लेने चाहिए। हमें अपने टीचर्स को और आगे बढ़ाना पड़ेगा, और एनकरेज करना पड़ेगा, और मोटिवेट करना पड़ेगा, और अपने सरकारी स्कूलों को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं, उनको और आगे ले जाना पड़ेगा, उनके मन में भी कि हम कर सकते हैं। देखिए, प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं माने चाहिए, बल्कि वो कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को, आगे बढ़ें, साथ साथ आगे बढ़ें। और चूंकि एजुकेशन तो एजुकेशन है, there is no private education, there is no government education. Education policy in this country is one, everybody has to follow that, and हम सिर्फ चाहे प्राइवेट स्कूल्स हों चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हों, सब एजुकेशन दे रहे हैं, और वो हम क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दें जिसके वो हकदार हैं, जो वो डिजर्व करते हैं, जो उनका राइट है। हम सब लोग ये कर सकते हैं, हमने पास्ट में किया है, हम आगे भी कर सकते हैं। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने मेरे को काफ़ी नॉलेज दी बाय सेंडिंग योर कमेंट्स एंड योर सजेशंस, एंड विल कंटिन्यू लर्निंग फ्रॉम ईच अदर इन द year 2025 also. Thank you very much. I wish you all a very happy new year. God bless us all. Thank you.